अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम एक नया अरिथमेटिक फंक्शन पढ़ेंगे जिसको हम मोबियस फंक्शन कहते हैं। मोबियस फंक्शन को हम म्यू से डिनोट कर रहे हैं। ये भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स पे अप्लाई होता है, लेकिन इसका आंसर जो है वो -1, 0 या 1 होता है। इसको हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। म्यू ऑफ n इज़ इक्वल टू, अब म्यू जो है वो 3 डिफरेंट वैल्यूज़ देता है, ठीक है। अब किस केस में ये 1 वैल्यू देता है, किस में 0 और किस में -1r, वो हम देख लेते हैं। जो म्यू ऑफ n है वो 1 आता है जब n हो 1, यानी म्यू ऑफ 1 जो है वो 1 है। म्यू जब 1 पे अप्लाई होगा तो 1 आंसर देगा। इसके अलावा ये म्यू जो है वो आंसर 0 देता है अगर पी स्क्वेयर डिवाइड्स n फॉर सम प्राइम p, अगर किसी प्राइम का स्क्वायर n को डिवाइड करता हो। जैसे कि अगर आप ले लेते हैं से 12, तो म्यू ऑफ 12 जो होगा वो 0 होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम देखते हैं 2 का स्क्वायर, 2 एक प्राइम है और हम इसका लेते हैं स्क्वायर, तो ये क्या आता है 4, और 4 12 को डिवाइड करता है, इसलिए जो म्यू ऑफ 12 है वो 0 है, ठीक है। इसी तरह कोई भी ऐसा नंबर जिसको कोई ना कोई स्क्वायर, प्राइम का स्क्वायर डिवाइड करता होगा, उस नंबर का जो म्यू होगा वो 0 होगा। उसके बाद नेक्स्ट है म्यू ऑफ n इज़ इक्वल टू -1r इफ़ n इक्वल टू p1 p2 pr। अगर हम n की फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, अब आप देखें कि फैक्टराइजेशन में p1 p2 pr, ये जो प्राइम नंबर्स p1 टू pr आ रहे हैं, इन सब की पावर 1 ही आ रही है। क्योंकि अगर इनमें से किसी एक की पावर भी 1 से ज़्यादा हो जाती, से n जो होता p1 स्क्वायर p2 अप टू सोन pr हो जाता, तो क्या होना था, हमें ये मिल जाना था कि जो p1 स्क्वायर है उसने इस n को डिवाइड कर देना था ऐसे ही, और फिर हमारे पास ये सेकंड केस बन जाना था। उस केस में फिर हमारा म्यू ऑफ n 0 हो जाना था। इसलिए तीसरा केस क्या है कि अगर n को हम प्राइम्स के प्रोडक्ट में लिख रहे हैं, यानी n की हम अगर फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, तो उस फैक्टराइजेशन में जो प्राइम्स हैं उन सब की पावर 1 ही आ रही है। तो उस केस में म्यू ऑफ n क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा -1 रेज टू पावर n, सॉरी -1 रेज टू पावर r, और r क्या है, जितने प्राइम्स उस n की फैक्टराइजेशन में आ रहे हैं। जैसे अभी आप ये एग्जांपल देखें, अब जैसे आप ये देखें 6 इज़ इक्वल टू, अगर हम n ले लेते हैं 6, तो 6 किसके इक्वल होता है, 2 टाइम्स 3 के इक्वल। ऐसे ही ना, अगर आप 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो क्या होगा, 2 से डिवाइड करें, 2 इंटू 3 6, अब आगे 3 से कर लेते हैं, 3 इंटू 1 3, तो ये हमारे पास उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन होगी। तो आप देखें कि इस फैक्टराइजेशन में जो प्राइम्स हैं 2 और 3, इन दोनों की पावर 1 आ रही है। तो यहाँ अब कौन सा केस लगेगा, यहाँ लगेगा थर्ड वाला केस। तो इसका म्यू किसके इक्वल होगा, इसका म्यू इक्वल होगा -1 रेज टू पावर r। r क्या है, जितने नंबर ऑफ प्राइम्स इसकी फैक्टराइजेशन में आ रहे हैं। तो कितने प्राइम्स आ रहे हैं, 2 प्राइम्स आ रहे हैं, तो इसलिए हमने -1 रेज टू पावर 2 ले ली। तो -1 रेज टू पावर 2 हो गया 1, तो म्यू ऑफ 6 हो गया 1। इसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं छोटी छोटी, ताकि आपको क्लियर हो जाए। और म्यू ऑफ 1 नहीं होता है, ये पहले भी बता दिया। अगर आप म्यू ऑफ 2 लें तो वो क्या होगा, 2 जो है वो किसके इक्वल है, 2 के इक्वल ही है एक तरह से, तो यानी 2 एक प्राइम नंबर ही है। तो इसको कितने प्राइम्स के प्रोडक्ट में हम लिख रहे हैं, एक के ही, तो यहाँ ये किसके इक्वल, ये भी थर्ड केस ही बनते हैं। तो ये किसके इक्वल आ गया, -1 रेज टू पावर, जितने प्राइम्स का ये प्रोडक्ट है एक का ही है, तो ये 1 हो गया यहाँ पे, तो ये बन गया -1। इसी तरह म्यू ऑफ 3 किसके इक्वल है, वो भी -1 रेज टू पावर 1, -1 हो गया। म्यू ऑफ 5 भी -1 है, क्योंकि 5 को भी हम एक ही प्राइम की प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, 5 इक्वल टू 5 ही है। और म्यू ऑफ 4 किसके इक्वल होगा, अगर आप 4 की फैक्टराइजेशन करते हैं तो क्या आ जाता है, 2 इंटू 2
आगे 2 × 1, तो 4 = 2²। और चूंकि यहाँ पे 2² आ गया इसके फैक्टर्स में, तो इसका मतलब 2² जो है वो 4 को डिवाइड करता है। तो यहाँ बन गया हमारा सेकंड केस। और सेकंड केस हमें क्या कहता है कि अगर स्क्वायर हमारे नंबर को डिवाइड कर रहा है तो उसका म्यू 0 है, इसलिए μ(4) भी 0 हो गया। अब यहाँ आप देखें कि जब भी प्राइम नंबर लिया, जैसे आपने 2 लिया, 3 लिया, 5 लिया, तो उन सब का जो म्यू आ रहा है वो किसके इक्वल आ रहा है, वो -1 के इक्वल आ रहा है। तो आप इन जनरल कह सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई नंबर प्राइम है तो उसका जो मोबियस फंक्शन है वो किसके इक्वल होगा, वो -1 के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये रिज़ल्ट हमने लिख लिया। इसके बाद अगर जो p है, अगर हमारे पास प्राइम की कोई पावर आ रही है, से 2⁵, 5⁻10, कोई भी पावर p की पावर k आ रही है, अगर हम इसको जनरल एक्सप्रेशन बनाकर लिखें, तो उस केस में उसका म्यू किसके इक्वल होगा, वो 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे p की पावर k आ रही है, तो p की पावर k को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, p की पावर k -2 + 2। और अगर इसको हम लिखना चाहें तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं, पावर अलग अलग कर दी, p की पावर k -2 टाइम्स p की पावर 2, और ये है p की पावर k। तो यहाँ से आपने देखा कि p की पावर 2 जो है वो p की पावर k को डिवाइड कर रहा है। ये हमारा n था एक तरह से, यानी एक प्राइम p था जिसका स्क्वायर हमारे n को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब ये सेकंड केस बन गया। तो हम कह सकते हैं कि जब भी कोई प्राइम की पावर होगी तो उसका म्यू 0 होगा, और अगर सिंपल प्राइम होगा तो उसका म्यू -1 होगा। और ये पावर क्या है, पावर जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है, क्योंकि अगर पावर 1 हो गई तो वो ये वाला केस बन जाता है। ठीक है, और यहाँ मैंने ये साइड पे मेंशन किया हुआ है कि अगर आप ये इस टॉपिक को बुक में से देखें SB मलिक की, तो वहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक होगी। बुक में उन्होंने लिखा है कि μ(p) के जो है वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है 1 0 व्हेन k = 1 एंड व्हेन k > 2। यहाँ उन्होंने 1 लिखा है, हालांकि ये -1 आता है, वो हमने अभी देख भी लिया है। तो ये थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको अगर आप बुक में से देखें तो उसको करेक्ट कर लेना। अब नेक्स्ट हम एक दो और एग्जांपल्स इसी की देख लेते हैं, मोबियस फंक्शन की। अगर हम 70 का मोबियस फंक्शन कैलकुलेट करना चाहें तो वो क्या होगा, μ(70). कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, 70 की कर लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, तो क्या होगा, यहाँ से 70 को 2 से डिवाइड किया 35, 35 को 5 से डिवाइड किया तो 7, और 7 को 1 से डिवाइड किया 7 से डिवाइड किया तो 1। तो इसकी फैक्टराइजेशन हो गई 2 × 5 × 7। तो आप देखते हैं यहाँ जो प्राइम नंबर्स 2, 5 और 7 है, ये स्केयर या इससे हायर पावर में नहीं आ रहे। तो यहाँ हमारा लग गया थर्ड केस। थर्ड जो इसकी है वैल्यू, वो क्या कह रही है कि जितने नंबर होंगे प्राइम्स के, उतनी -1 की हम पावर ले लेंगे। तो चूंकि यहाँ 3 प्राइम्स आ रहे हैं तो ये आंसर हो गया -1⁻³ एंड दिस इज इक्वल्स टू -1। सिमिलरली μ(24) जो है वो 0 होता है, क्योंकि इसकी फैक्टराइजेशन में 2 की पावर 3 आ गई है। तो 2 की पावर 3 थी, यानी इसको अगर हम लिख लें तो ये यूँ भी हो जाता है 2 की पावर 2 टाइम्स 2। तो हम देखते हैं कि जो 2 की पावर 2 है वो 2 की पावर 3 को डिवाइड कर रहा है। तो इस वजह से यानी किसी प्राइम का स्क्वायर जो है वो हमारे 24 को डिवाइड कर रहा है, 2 का स्क्वायर 24 को डिवाइड कर रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 24 का जो म्यू है वो 0। यहाँ हमने सेकंड वैल्यू उसकी लगा दी। अब हम नेक्स्ट नंबर्स पढ़ते हैं, परफेक्ट नंबर्स। ये जब मेरे ख्याल से नंबर थ्योरी का फर्स्ट लेक्चर हुआ था तब भी इसकी डेफिनेशन लिखाई गई थी, तो एक बार फिर देख लेते हैं परफेक्ट नंबर्स क्या है। डेफिनेशन, अ पॉजिटिव इंटीजर इज सेड टू बी परफेक्ट इफ सम ऑफ इट्स पॉजिटिव डिवाइजर्स इज ट्वाइस ऑफ द नंबर। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर परफेक्ट कब कहलाएगा, अगर हम उसके डिवाइजर्स का सम ले लें तो वो उसका 2 टाइम्स आ जाए, उस नंबर का 2 टाइम्स आ जाए। जैसे अगर आप लें 6, तो 6 के डिवाइजर्स क्या हैं, 1 2
3 और 6 है। अगर आप इनका सम लेते हैं तो वो क्या आएगा, वो आ जाएगा 12। ये यहाँ पे निकाल लिया तो आप देख सकते हैं कि 12 किसके इक्वल है, 2 टाइम्स 6 के। 6 का ट्वाइस हो गया, इसका मतलब 6 एक परफेक्ट नंबर है। इसी तरह 28 भी एक परफेक्ट नंबर है, क्योंकि अगर हम इसके डिवाइजर्स का सम लेते हैं तो वो 56 आता है, और 56 किसके इक्वल है, 2 टाइम्स 28। तो ये इसको लिखने का एक और भी तरीका है, ये देखें, ये लिखा हुआ है कि एक नंबर परफेक्ट कब है, अगर n कब परफेक्ट होगा, अगर सिग्मा ऑफ n इज इक्वल्स टू 2n। सिग्मा ऑफ n क्या था, लास्ट लेक्चर्स में हम देख चुके हैं, वो क्या था कि सिग्मा ऑफ n डिफाइन करता है किसी भी इंटीजर के डिवाइजर्स का सम। तो डिवाइजर्स का सम को हम अलग अलग करके जैसे यहाँ लिख लिया, या अगर आप इसको सिग्मा ऑफ n वाले नोटेशन में लिखना चाहें तो आपने लिख लिया सिग्मा ऑफ n इक्वल टू 2। लिखने के तरीके ही हैं, बाकी डेफिनेशन तो सेम ही है ना। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी कोई एग्जाम्पल भी हमने देख ली। अब हम नेक्स्ट नंबर्स की तरफ मूव करते हैं। परफेक्ट नंबर्स को हमने स्टडी कर लिया, आगे ये बस डेफिनेशंस हैं छोटी छोटी। तो अब आगे हम देखते हैं मर्सीन नंबर्स। मर्सीन नंबर्स क्या हैं, दी नंबर्स mn इक्वल टू 2n-1। मतलब इस फॉर्म के जो नंबर्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, मर्सीन नंबर्स, यानी जो होंगे 2n-1 फॉर्म के। जैसे अगर आप ये नीचे एग्जांपल्स में लिखा हुआ है 3 जो है वो भी एक मर्सीन नंबर है, क्योंकि 3 किसके इक्वल है, 2n-1। तो अगर आपने मर्सीन नंबर्स बनाने हैं तो आपने सीधा सीधा इस एक्सप्रेशन 2n-1 इसमें आपने n की वैल्यू सब्सटीट्यूट करती जानी है, आपको मर्सीन नंबर्स मिलते जाएंगे। जैसे 3 किसके इक्वल है, 2n-2 - 1, 7 2n-3 - 1, n की जगह 4 डाला तो ये बना 2n-4 - 1, ये 15 हो गया। उससे नेक्स्ट मर्सीन नंबर 31, उससे नेक्स्ट 63, और आप ऐसे चलते जाएंगे आगे से आगे। और अगर कोई मर्सीन नंबर प्राइम हो तो उसको हम क्या कह देते हैं, मर्सीन प्राइम। ठीक है, तो ये जितनी अभी हमने कितनी एग्जांपल्स देखी हैं, 5 एग्जांपल्स देखी। तो इनमें से प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं, एक 3 है, एक 7 है और 31 है। तो ये तीनों जो हैं ये मर्सीन प्राइम्स हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम फर्मा नंबर्स की तरफ चलते हैं। ये भी एक स्पेशल टाइप ऑफ नंबर्स हैं। तो ये कैसे नंबर्स हैं, द नंबर्स, ये किस फॉर्म के नंबर्स हैं, एफ एन। अब ये नोटेशन ही है, एफ एन मर्सीन को हमने एम एन कह दिया था क्योंकि एम से उनका नेम स्टार्ट हो रहा था, फर्मा को एफ एन से कह दिया। तो एफ एन किस फॉर्म के नंबर्स हैं, 2 n + 1 वेयर n इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 0, यानी ये इस फॉर्म के नंबर्स हैं। अगर जैसे आप n की जगह 1 ले लें तो क्या हो जाएगा, ये 2 raised to power 1 + 1 and this is equals to 4 + 1 and this is equals to 5। तो 5 जो है वो एक फर्मा नंबर है। ठीक है, ये ऐसे नंबर्स हैं जो इस फॉर्म के हैं। अब आपने इनको और मर्सीन नंबर्स को मिक्स नहीं कर लेना, क्योंकि मर्सीन नंबर्स में इधर नेगेटिव साइन आता है, इधर यहाँ पॉजिटिव साइन आता है। उसमें 2n है और इसमें 2n है, और यहाँ +1 और उसमें -1। ठीक है, तो फिर जैसे मर्सीन नंबर्स प्राइम थे उनको हमने मर्सीन प्राइम्स कह दिया, इसी तरह जो फर्मा नंबर्स प्राइम हैं उनको हम फर्मा प्राइम कह देते हैं। इसके बाद हम अगली डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। ये कुछ इसकी एग्जांपल्स हैं फर्मा प्राइम्स की। अब अगली डेफिनेशन है हमारी पैथागोरियन ट्रिपल्स की। पैथागोरियन ट्रिपल्स, जैसा इसके नेम से ही हमें लग रहा है कि पैथागोरस थ्योरम हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। वो क्या था, वो हमें बताता है कि अगर हम किसी राइट ट्रायंगल की दो साइड्स का स्क्वायर लें और उनको ऐड करें तो वो किसके इक्वल होती हैं, उसकी थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल। ऐसे ही है ना, ये हमारी राइट ट्रायंगल है, अगर ये एक्स है, ये वाई है और ये जी है, तो x² + y² किसके इक्वल होता है,
जी स्क्वायर, और ये एक्स वाई जी कोई भी नंबर्स आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे अगर आप एक्स की जगह ले लें 1, वाई की जगह ले लें 3, तो जी हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा √10। तो आपने देखा कि जी कोई रियल नंबर आ रहा है। लेकिन अगर आप पैथागोरियन ट्रिपल्स कौन से नंबर्स हैं, ये भी 3 नंबर्स एक्स वाई और जी ही हैं, लेकिन ये ऐसे नंबर्स हैं जो इंटीजर्स हैं और इस आइडेंटिटी को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। अ पैथागोरियन ट्रिपल इज़ अ सेट ऑफ 3 इंटीजर्स एक्स वाई जी सच दैट एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल टू जी स्क्र। ये ऐसे 3 इंटीजर्स हैं जो इस आइडेंटिटी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो अगर ये तीनों इंटीजर्स एक्स वाई जी रिलेटिवली प्राइम हो जाए, जैसे अगर आप ले लें 3, 4 और 5, इन सब का कॉमन डिवाइज़र क्या आ रहा है, इन सब का कॉमन डिवाइज़र सिर्फ एक है और वो है 1, और वही सबसे बड़ा भी है। तो आपने देखा कि इनका जीसीडी क्या है, 1 है। तो ऐसे पैथागोरियन ट्रिपल्स जिनका जीसीडी 1 आता है उनको क्या कहते हैं, प्रिमिटिव पैथागोरियन ट्रिपल्स, ठीक है। एक हमने पढ़ लिए पैथागोरियन ट्रिपल्स, उसके बाद हमने देख लिए प्रिमिटिव पैथागोरियन ट्रिपल्स, ऐसे पैथागोरियन ट्रिपल जो आपस में रिलेटिवली प्राइम है। उसके बाद हम इनकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। फर्स्ट है 3, 4 और 5, ये एक पैथागोरियन ट्रिपल है। क्यों? क्योंकि ये इस आइडेंटिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल टू जी स्क्र। एक्स है हमारा 3, वाई है हमारा 4 और जी है हमारा 5, और ये तीनों इंटीजर्स हैं। और आप देख सकते हैं कि ये तीनों रिलेटिवली प्राइम भी है। तो इसका मतलब ये प्रिमिटिव पैथागोरियन ट्रिपल है। इसी तरह अगर आप 5, 12 और 13 को देखें तो वो भी इस आइडेंटिटी को सेटिस्फाई करते हैं, इसलिए ये भी एक पैथागोरियन ट्रिपल है और ये भी प्रिमिटिव पैथागोरियन ट्रिपल है, क्योंकि 5, 12 और 13 भी रिलेटिवली प्राइम है। तो आज के लिए हमने ये कुछ बेसिक डेफिनेशंस सीख ली है। नेक्स्ट लेक्चर में भी हम इसी तरह कुछ डेफिनेशंस को सीखेंगे।